गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो? देखिए, हम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं और हम चैप्टर नंबर 5 प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें पहला जो चैप्टर है पादप जल संबंध। इस पादप जल संबंध वाले इस चैप्टर में हम बहुत कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं और ये पार्ट लगभग अंतिम टॉपिक तक आ चुका है। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले विसरण के बारे में बात की। विसरण यानी डिफ्यूजन क्या है? विसरण का मतलब पदार्थों के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस क्रिया को विसरण क्रिया कहते हैं। इसमें विलेय पदार्थों के अणु और विलायक के अणु सभी गति करते हैं और किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा पारगम्यता। पारगम्यता, देखिए, पारगम्यता का मतलब है कि पदार्थों के अणुओं का झिल्लियों से बाहर निकलना या फिर प्रवेश करना, ये पारगम्यता कहलाती है। और इस पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं। अपारगम झिल्ली, जिसमें होकर के कोई भी पदार्थ गति नहीं करता है। दूसरा होती है पारगम झिल्ली, जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, गति कर जाते हैं, जैसे कि पादपों की कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज से बनी होती है, ये पारगम झिल्ली होती है। एक होती है अर्ध पारगम झिल्ली, या यूं कह सकते हैं वर्णात्मक चयनात्मक पारगम झिल्ली। तो कुछ चीजों के लिए पारगम और कुछ चीजों के लिए अपारगम। तो अर्ध पारगम झिल्ली की विशेषता होती है जो कि विलायक अणु तो आसानी से अभिगमन कर सकते हैं, लेकिन विलेय अणु एक भाग से दूसरे भाग की ओर गति नहीं करते हैं। तो यहाँ पादपों में मुख्य रूप से कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो टोनोप्लास्ट है, रिक्तिका झिल्ली है, वो अर्ध पारगम झिल्ली की तरह ही व्यवहार करती है। इसके बाद हमने परासरण के बारे में पढ़ा। परासरण, देखिए, परासरण का मतलब ऑस्मोसिस। ये एक प्रकार से विसरण ही होता है, लेकिन विसरण और परासरण में कुछ भिन्नता है। विसरण में विलायक और विलेय सभी पदार्थों के अणु गति करते हैं। यहाँ विलायक में, यहाँ परासरण में केवल विलायक के अणु ही अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। विलायक के रूप में मुख्य रूप से जल होता है। दूसरी बात, विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण की जो क्रिया है वो अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से होती है। ठीक है। इसके बाद हमने जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कोशिका को अति सांद्र विलयन में यानी अति पराश्री विलयन में रखा जाता है, तो कोशिका का संपूर्ण जल कोशिका से बाहर आ जाता है और कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य कोशिका के मध्य वाले भाग में सिमट जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो इस क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहेंगे और कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं। इसका अपोजिट होता है जीव द्रव्य विकुंचन। जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को जल में रखा जाता है या अल्प पराश्री विलयन में रखा जाता है, तो जल उस कोशिका से के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के दाब, जब कोशिका में परासरण की क्रिया होती है तो दाब पैदा होते हैं, जिसमें हमने एक था परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, एक होता है स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर टीपी, एक होता है भित्ति दाब डब्ल्यूपी, और इनके आधार पर हम एक किस प्रकार से जल प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा, एक
अवधारणा थी विसरण दाब न्यूनता, जिसको हम डीपीडी कहते हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट, विसरण दाब न्यूनता। देखिए शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे उस जल के अंदर विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं विसरण दाब का मान कम होता जाता है, और किसी भी विलयन के विसरण दाब के मान में जितनी कमी होती है वो उसका विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल प्रवेश करता है वो इस विसरण दाब न्यूनता के आधार पर ही करता है। जिस कोशिका का विसरण दाब न्यूनता का मान ज्यादा होता है, जल की मांग उसकी उतनी ही ज्यादा होती है, अर्थात जल उस दिशा में गति करता है। तो इस विसरण दाब न्यूनता के और इन दाबों के आपस में संबंध है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। टीपी किसके बराबर? डब्ल्यूपी के बराबर। देखिए परासन दाब जब किसी भी कोशिका में या किसी भी विलयन में जल प्रवेश करता है तो उस जल के प्रवेश करने से रोकने के लिए जो दाब पैदा होता है वो परासन दाब कहलाता है। अर्थात जिस विलयन में विलायक में विलेय पदार्थ जैसे जैसे मिलाते जाएंगे परासन दाब का मान बढ़ता जाएगा। स्फीति दाब जब किसी भी कोशिका में जल प्रवेश करेगा तो वो स्फीति अवस्था में आएगी, अर्थात कोशिका में जल के प्रवेश को रोकने के लिए जो कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लगाया जाता है वो स्फीति दाब है। और इस स्फीति दाब के कारण कोशिका की जो भित्ति है ये एक तनाव पैदा करती है, जिसके कारण इस स्फीति दाब के मान को कम किया जाता है। तो ये टीपी और डब्ल्यूपी, इसको कहते हैं भित्ति दाब। ठीक है, तो यहाँ इस सब बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूं आपको सबको याद होगा और इनके आपस में संबंध है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कोशिका शिलत अवस्था में है, शिलत अवस्था में क्या होता है? टिचकी हुई अवस्था, तो टीपी का मान क्या होगा? 0। तो डीपीडी किसके बराबर होगी? डीपीडी बराबर ओपी के बराबर होगी, परासन दाब के बराबर। इसी तरह से अगर मान लीजिए स्फीति अवस्था में है कोशिका, स्फीति अवस्था, तो ये स्फीति अवस्था में टीपी और ओपी बराबर होंगे, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इस सूत्र के आधार पर हम दोनों तरह की प्रक्रियाओं, दोनों ही अवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं कि कोई भी कोशिका शिलत अवस्था में है तो उसका डीपीडी का मान ओपी के बराबर होगा, और अगर स्फीति अवस्था में है तो डीपीडी का मान 0 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ी जिसका नाम है जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा। देखिए जल विभव अवधारणा का सूत्र है एक प्रकार से जल विभव साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P। ये एक सूत्र निकल करके आता है जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाए थे। साइन W मतलब जल विभव, साइन S परासरण विभव और साइन P मतलब दाब विभव। अर्थात इनके आधार पर हम किसी भी विलयन के जल विभव की गणना कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इस तरह के प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में अवश्य रूप से आते हैं। अब तक जो भी परीक्षा लगी हैं बोर्ड के द्वारा उन सब में इस तरह का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब इस पाठ में एक और जो टॉपिक शेष बचा है उसका नाम है अंतः शोषण। तो आज हम अंतः शोषण के बारे में बात करें। अंतः शोषण क्या है? देखिए एक छोटा ही टॉपिक है परंतु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंतः शोषण, अंतः शोषण यानी म्यूटेंट विटेशन TION एम्बिशन। देखिए इसमें अंतः शोषण है क्या, पहले तो आप इस बारे में बात करिए। देखिए अंतः शोषण का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो मृत भाग होती है, ये एक भौतिक क्रिया, पहले तो ये समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल रिएक्शन है, भौतिक क्रिया।
भौतिक क्रिया का मतलब जो भौतिक वातावरण में होती है और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता है। देखिए इसमें कोई भी ठोस पदार्थ है कोशिका के अंदर या अर्धठोस कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि कोश का भित्ति है, गोंद है, कपास के रेशे हैं, सेलुलोज होता है जिनमें, इन लकड़ी के अंदर जो कि कोश का भित्ति लकड़ी के अंदर होती है तो उसमें सेलुलोज होता है, इसके अलावा स्टार्च है, सेलुलोज है, ये क्या करते हैं कि जल की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात इस जल की नमी को अवशोषित करना या शोषित करना क्या कहलाएगा? अंतः शोषण कहलाता है। दोबारा सुनिए कि पादप के कोई भी मृत भाग हैं या ऐसे भाग हैं जो निर्जीव स्थिति में है या यूँ कह सकते हैं कि जिनमें अभी विभाजन वगैरह नहीं होता है, जैसे कोश का भित्ति है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में गोंद है, इसके अलावा कपास के जो रेशे होते हैं, बीज का जो बीजावरण होता है, इनके द्वारा वातावरण की नमी को या जल की नमी को अवशोषित कर लेना अंतः शोषण कहलाता है। अब देखिए ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कोशिकाओं के जो बीच में, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं जो इस तरह का जल अवशोषित करते हैं, ये जल स्नेही पदार्थ होते हैं। जल स्नेही पदार्थ जल के अणुओं को अपने साथ जोड़ने वाले पदार्थ होते हैं। तो ये कोलाइडल होते हैं, अर्थात जल स्नेही पदार्थ कोलाइडी के रूप में होते हैं। ये जल को क्या है? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब इस जल अवशोषण का या कह सकते हैं कि अंतः शोषण का क्या महत्व है? अंतः शोषण का महत्व यह कि जब बीजों का अंकुरण होता है तो उससे पहले बीज नमी को अवशोषित करते हैं। अब नमी को अवशोषित करते हैं यानी अंतः शोषित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजों का जो बीज कवच है वो स्फुटित हो जाता है, और स्फुटित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बीज का अंकुरण जो है वो आसानी से हो जाता है। तो एक प्रकार से बीजों के स्फुटन में, बीजों की भित्ति के रूप में या बीजों के निर्माण के समय फल के स्फुटन में इस अंतः शोषण का विशेष रूप से महत्व होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ऐसे वो मृत जैसे हो जाते हैं, लेकिन जैसी नमी बरसात की ऋतु आती है तो वो वापस उस नमी को सोख करके और वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं। यहां इसके और भी दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी के अंदर एक उदाहरण दिया है कि चट्टानों को अगर खिसकाना है, यानी जैसे जहां खनन का कार्य होता है तो खनन के कार्य में क्या करते हैं, चट्टानों को एक दूसरे से अलग खिसकाया जाता है, तो उनके बीच में गैप लगा करके या निशान बना करके लकड़ी के गुट्टे लगा दिए जाते हैं और उनको पानी से तर कर दिया जाता है, नम कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके अंदर उन लकड़ी के जो गुट्टे लगाए गए हैं वो नमी को सोख लेते हैं और सोखने के बाद वे अपनी साइज में यानी अपने आकार में वृद्धि करते हैं, तो उससे यानी अंतः शोषण कर लेते हैं, और उस अंतः शोषण से जो दाब पैदा होता है उस दाब के कारण चट्टानें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से चट्टानों को एक दूसरे से खिसकाने अलग करने के लिए भी अंतः शोषण कार्य करता है। आपने देखा होगा घरों में कि जैसे गोंद है या बरसात के दिनों में लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, वो उस नमी को पाकर के फूल जाते हैं, अर्थात जो दरवाजा लगने और खुलने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं करता है वही नमी पाकर के रुकावट पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके साइज में वृद्धि हो जाती है। तो ये किसके कारण हुआ है? अंतः शोषण के कारण। तो यहां ये अंतः शोषण वाला टॉपिक होता है। ठीक है, अब हम ये पार्ट हमारा पूरा हो गया है। इस पार्ट के अंदर हम जो अभ्यास के प्रश्न हैं, क्योंकि एक एक करके हम इस बात को भी पढ़ेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसमें छोटा प्रश्न है अर्ध पारगम झिल्ली का उदाहरण दीजिए। देखिए अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध
पारगम झिल्ली। पहला प्रश्न पूछा गया है अर्ध पारगम झिल्ली का उदाहरण, तो इसका उदाहरण है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट है रिक्तिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली, टोनोप्लास्ट, ठीक है, या रिक्तिका झिल्ली कह सकते हैं। दूसरा है परासरण का एक महत्व बताइए। परासरण का महत्व, देखिए परासरण का महत्व यही है कि कोशिकाओं में एक भाग से दूसरे भाग तक जल का पहुंचना परासरण क्रिया के द्वारा ही होता है। और अगर दूसरा इसका एक उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जो पत्तियों के अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं, उन रंध्रों की जो कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं, उनका खुलना और बंद होना, ये किससे होता है? परासरण क्रिया के द्वारा होता है। एक है विसरण। तीसरा प्रश्न है विसरण को परिभाषित कीजिए। विसरण को परिभाषित कीजिए। देखिए विसरण को परिभाषित मैं कई बार कर चुका हूं। पदार्थों के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला अभिगमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये बात कई बार आ चुकी है। इसके बाद है अंतः शोषण को परिभाषित कीजिए। जो अभी हमने पढ़ा है, अंतः शोषण को परिभाषित करना है। देखिए अंतः शोषण का मतलब किसी भी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव को बिना विलयन बनाए अवशोषित कर लेना क्या कहलाएगा? अंतः शोषण कहलाता है। यानी ठोस पदार्थ के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है किसको? दूसरे पदार्थ को, किसके? बिना विलयन को बनाए, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है टीपी और डब्ल्यूपी को स्पष्ट कीजिए। टीपी और डब्ल्यूपी। देखिए टीपी का मतलब है जब कोशिका स्फीति अवस्था में आती है तो अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लगता है, अर्थात टर्गर अवस्था में जो दाब पैदा होता है वो टीपी कहलाता है। और उस दाब के विपरीत कोशिका की भित्ति के द्वारा जो बाहर से अंदर की तरफ जो दाब पैदा किया जाता है वो डब्ल्यूपी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जल विभव को स्पष्ट कीजिए। जल विभव का मतलब अभी हमने बताया था। जल विभव क्या है? कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे उस विलयन का जल विभव कहा जाता है। इसके अलावा अंतः परासरण और बाह्य परासरण। जब देखिए ये भी एक अच्छी बात चीज है जो पूछी जाती है कि बाह्य परासरण किसे कहते हैं और अंतः परासरण किसे कहते हैं। देखिए कोशिका को यहां ये कोशिका है, ये इसका जीवन है। इसे अगर हम अति पराश्री विलयन में रखते हैं, अति पराश्री विलयन, तो ऐसी स्थिति में इसमें से जल बाहर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जल के अणु की सांद्रता बाह्य विलयन में कम है और कोशिका के अंदर अधिक है, तो इसे तो कहेंगे बाह्य परासरण। और अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम किशमिश को जो शिथिल अवस्था में, इसके लिए हम अल्प पराश्री विलयन डाल देंगे, अल्प पराश्री विलयन। यदि शुद्ध जल में इसको रख दें तो जल इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो कोशिकाओं से जल बाहर निकलना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाह्य परासरण, और अंदर प्रवेश करना क्या कहलाएगा? अंतः परासरण। एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। इसके अलावा इसमें जीव द्रव
कुंचन और विकुंचन जिसके बारे में बता चुके हैं। जीवद्रव अगर संकुचित होकर के सिमट करके कोशिका के मध्य वाले भाग में आता है तो जीवद्रव कुंचन कहते हैं। और अगर जीवद्रव कुंचित कोशिका को अगर हम जल में रख दें या अल्प पराश्रयी विलयन में रख दें तो वापस अपनी स्फीति अवस्था में आ जाती है, तो इसको कहते हैं विकुंचन। ठीक है, इसके अलावा एक होता है इसमें अगला है अति पराश्रयी और अल्प पराश्रयी में अंतर। अति पराश्रयी का मतलब ऐसा विलयन जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस के अंदर उपस्थित जल के अणुओं से सांद्रता, जल के अणुओं की सांद्रता कम होती, यहां जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा होती। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से अगले जो है निबंधात्मक प्रश्न, परासरण विभव, जल दाब विभव और इनकी व्याख्या कीजिए। जो अभी हमने पढ़ी है कि जल विभव यह है परासरण विभव और यह है दाब विभव, तो इनकी एक प्रकार से परिभाषित करना है। अगला मेजर प्रश्न, परासरण क्रिया को परिभाषित करते हुए इसको प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिए, इससे हमने प्रयोग के द्वारा समझाया था। परासरण की क्रिया को एक थिसिल कीप के प्रयोग के माध्यम से इसको हमने बताया था कि थिसिल कीप में हमने थिसिल कीप को एक स्टैंड से कस देते हैं और थिसिल कीप में चीनी का घोल भर देते हैं और उसे एक जल से भरे हुए बीकर में लटका देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं तो जल से भरे हुए बीकर में से जल के अणु पराश्रित होकर के चीनी के घोल में यानी थिसिल कीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हम इन दोनों को विलयनों को अलग करने के लिए थिसिल कीप के मुंह पर अर्ध पारगम झिल्ली को बांध देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रदर्शन किया जाता है। अगला है परासरण, विसरण और अंतः शोषण में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो परासरण का, इसके अलावा विसरण का, परासरण विसरण जैसा ही है परंतु अंतर यह है कि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसके अलावा परासरण में विलायक के अणु ही गति करते हैं, विसरण में विलायक और विलेय दोनों के अणु गति करते हैं। साथ में अंतः शोषण, जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है ये ठोस कणों के द्वारा, कार्बनिक पदार्थों के ठोस कण द्रव को बिना विलयन बनाए सीधे ही अधिशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो इसको हम एक प्रकार से अंतः शोषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके सभी प्रश्नों को, जो अभ्यास प्रश्न किताब के अंदर दिए गए हैं, उन सबको मैंने एक एक करके सबके बारे में समझा दिया है। इस तरह से आज आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा होता है और ये 5वां चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से प्रश्न आना निश्चित ही है। तो आपको मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, यानी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए आपने, उन सब में को आप एक बार फिर देखिए, अच्छी तरह से इसको याद करिए और आपका 3 नंबर का मैटर इस चैप्टर में से परीक्षा के दौरान मिल जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का जो नाम है वो है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इस पादप जल संबंध से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन चैप्टर इसके क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए गए हैं। तो हम एक एक करके चैप्टरों के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद करिए। ओके।